And I also want to thank Institute Scientist, Dr. Shastra Saraswat, and of course the person, Dr. Shabutta. मैंने सोचा था कि बहुत कुछ बोल लूंगा, लेकिन सब कुछ बोल दिया गया है। मेरे मतलब आप लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने सोचा एंजेलिना जोली तो मेरे पास रह जाएगी, वो भी आपने बोल दिया। मैडम वो आप मतलब वो भी मुझसे छीन लिया। मैं और भी ऐसी नॉबल बात करूं कि जो बच्चों ने ना सुनी हो। एक तो मेरे लिए छोड़ दी थी बात, मैं कुछ तो डॉक्टर मेहरा ने उसे मेंशन नहीं किया है, तो चलो अच्छा है, एक पॉइंट तो मेरे पास रहेगा। और एंजेलिना जोली सबको याद भी रहती है, वो भी मैडम ने बोल के मुझसे मेरी तमाम I start with it के जो बातें अभी मेंशन नहीं की गई, एक तो सब बातें मेजॉरिटी तकरीबन मेंशन कर दी गई है। Then ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर रिस्क फैक्टर। दूसरी बात जेनेटिक फैक्टर, जैसे मैडम ने बताया, BRCA1 जीन, BRCA2 जीन एंजेलिना जोली के वही पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सर्जरी करवा ली अपनी डॉक्टरी तौर पे। अब आप ये सोचें कि एक सेलिब्रिटी जो कि शो बिजनेस में है, इसका काम ही अपने आप को शो करना है। एक्चुअली शो बिजनेस का मतलब आप मूवीज में काम करना है, आपको एड्स करना है, और सपोज लुक एस्थेटिकली वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो डिजाइनर्स ने डिजाइन किए हैं, एंड स्टिल शी वेंट फॉर इट। सो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस। उसने एक एग्जांपल सेट कर दी कि जब उस जैसी बड़ी एक्ट्रेस अपने कैरियर के पीक पे, who was married to the most handsome man on earth, Brad Pitt, and still she went for it. His health is very important. So it's a message for every girl out there who wants to be a model or an actress, because deep down everyone wants to be an actor or a model. We all pray for it. So it's a message, important message from Angelina Jolie to each one of the girls, that it's so much important that if you have to remove your breasts, your ovaries, and uterus for the sake of saving yourself from the cancer, and you should be going for it. Aesthetics doesn't matter, your looks doesn't matter. Likewise, मैडम मैंने सोचा कि मेल कहने को मैसेज और उसको ही बता दूंगा मैं, वो भी आपने छीन लिया मुझसे। ये मैं कि कितने लोगों को पता है कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जिनको कहने को मैसेज होता है उन्हें ज़्यादा चांसेस होते हैं खवातीन के मुकाबले में, लेकिन 1:1000 का रेशियो है मेल्स में और खवातीन में 1:9 का मैडम ने बताया अभी। पिछले 24 घंटे में कल दोपहर 12 बजे से आज दोपहर 12 बजे तक पाकिस्तान में कितनी खवातीन की डेथ हुई होगी ब्रेस्ट कैंसर से? 100 अराउंड 930, अराउंड 1000 डेथ्स रोजाना की बुनियाद पर 24 आवर में पाकिस्तान में होती है। एनुअली 40,000 डेथ्स होती हैं, 90,000 न्यू डायग्नोसिस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। पाकिस्तान में दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट 23% डेथ रेशियो है विदिन 5 इयर्स आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, पाकिस्तान में और नेपाल में, और इंडिया में भी लगभग इतना ही है। बांग्लादेश में 33% है। बाकी यूएस में अगर आपको डायग्नोसिस होगा ब्रेस्ट कैंसर का तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट आपका जो है वो बहुत अच्छा है, और मोर्टेलिटी रेट ओनली 4% है, लेकिन पाकिस्तान में 20% मोर्टेलिटी रेट है। मैं आपको अपनी एग्जांपल यहाँ से बताता हूँ कि मैं कराची यूनिवर्सिटी में क्योंकि यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के हमारे तमाम पेशेंट्स हैं, मैं उनको देखता भी हूँ, और कराची यूनिवर्सिटी में कैंपस के जो मैं रहता भी कैंपस में हूँ, तो सबको याराना भी है। सब बचपन से यहाँ बड़ा हुआ तो घर वाले लगते हैं, कोई गैर नहीं लगता। हमारे यहाँ पर एक खातून थी, उनको किडनी का कैंसर हुआ, रिनल कार्सिनोमा, उनकी डेथ हुई। उनकी बड़ी बहन का ब्रेस्ट कार्सिनोमा से डेथ हुई थी। अभी उनकी तीसरी बहन मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे लंप महसूस हो रहा है जो है बहुत छोटा सा। मैंने मैमोग्राम कुछ कराया, फॉरन और अल्ट्रासाउंड साथ ही और कैंसर आया उनका। उनकी जो बहन की डेथ हुई थी वो 2 साल पहले हुई, उससे 2 साल 3 साल पहले एक और बहन की डेथ हुई, और अब विदिन 5 ईयर्स तीसरा डायग्नोसिस है कि घर में कैंसर है। तो और उस बहन के जो वो थी वो मुझसे टच पे रहती थी रोजाना मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कि मेरी तबीयत कैसी है। तो उनके बच्चे बेचारे वो सिंगल मदर थी, बच्चों को पाल रही थी, उनको रिनल कार्सिनोमा था है। अचानक से बिल्कुल जब उनकी डेथ हुई है तो बहुत बुरी कंडीशन थी, और उनके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था बच्चों को देख के, और कब्रिस्तान में भी मुझे नजर आते थे वो अपनी अम्मी की कब्र में। और अब उनकी खाला जो उनकी हिफाजत कर रही थी
उनकी भी मतलब जो है डायग्नोसिस आते हैं कैंसर की। पर्सनली अटैचमेंट भी हो जाती है, आपको पता है कि जब मैं इधर ही रहता हूँ तो एक अटैचमेंट हो जाती है, मुझे बड़ा दुख होता था यार कि सिर्फ 3 महीने तो लेट हुई है, 2 महीने 3 महीने तो लेट हुई है, 2-3 महीने में अगर उनको गिल्टी महसूस हुई, सिर्फ 2-3 महीने में इतना बढ़ गया तो पहले कीमोथेरेपी करनी पड़ी ताकि उसके बाद वो सर्जरी के काबिल हो। इस तरीके से जैसे मैडम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है, बायोप्सी से हम लोग करते हैं कि कैंसर फैल जाएगा। नो एक्चुअली नॉट, कैंसर को फैलता नहीं है बायोप्सी से। इनफैक्ट बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर द मैमोग्राम जो स्क्रीनिंग से मैडम ने दोनों मैडम ने बताया है कि प्रोटोकॉल है, एनुअल स्क्रीनिंग होनी चाहिए और 1 साल 2 साल बल्कि 2 साल पहले डिटेक्ट हो जाता है। आपको 2 साल बाद हाथ से डिटेक्ट होगा ब्रेस्ट कैंसर, आपको 2 साल पहले मैमोग्राम में डिटेक्ट हो जाएगा। तो वी ऑल शुड बी गोइंग, आप सब बच्चे चाहे वो मर्द हजरात हो, मेल स्टूडेंट्स हो, फीमेल स्टूडेंट्स हो, अपनी अम्मियों को, अपनी बड़ी बाजियों को, अपनी नानी दादियों को, अपनी फूफियों को, खालाओं को, सबको ये बात बावर भी कराएं। जैसे ब्लड प्रेशर शुगर के बारे में हम बोलते हैं कि 45 के बाद स्टार्ट आपको लेनी चाहिए, ब्लड शुगर लेनी चाहिए, खासतौर पे पीरियोडिक शुगर मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में खवातीन में सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। दुनिया भर में नंबर 1 पे लंग कैंसर आता है, लेकिन पाकिस्तान में नंबर 1 पे ब्रेस्ट कैंसर है खवातीन में। लाइकवाइज जेंट्स में ओरल कैविटी का कैंसर और लंग कैंसर आखिरी डोमिनेंट है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड। लंग कैंसर नंबर 1 पे आता है। जैसे मैडम ने कहा कि एक बहुत अच्छी बात थी जो कि मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, रेडिएशन वाली बात, और इस पर अभी स्टडीज होंगी। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन हुई थी, कोविड आया था, तो उस पर स्टडीज चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे 10 साल के बाद, की साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो बाद में रिपोर्ट होंगे। तो जो हम फर्स्ट जनरेशन है मोबाइल फोन यूजर्स, और जब हमको यूज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वी डोंट नो कि कैसे हमें साइड इफेक्ट्स भुगतने पड़ेंगे, हमारी एज कितनी रहती है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी रहती है, और हम उतना सर्वाइव कर पाएंगे कि कौन कौन से कार्सिनोमास हमें सफर करेंगे। तो द लीस्ट वी कैन डू इज जब मैं क्लिनिक कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल को साइड पर रख दूँ, जब आप लोग क्लास में हैं तो मोबाइल को साइड पर रखें, बाहर बैठ कर रखें, जब घर पे हो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है तो बात ना करें, साथ में दूर लगा रख के सोएं, ताकि एटलीस्ट उस वक्त तो आप रेडिएशन से दूर रहें। एक तो ये बात। कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए? वेजिटेबल्स तो आपको पता है, वेजिटेबल डाइट जो है जो अनएडिटेड होती है वो तो बेस्ट है, हर तरह के आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगी, तो आपको कैंसर चाहे वो कहीं के भी हो, लाइकवाइज फॉर ब्रेस्ट कैंसर आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके लिवर को भी बेटर रखेगी, आपके ब्रेस्ट को भी बेटर रखेगी, आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को, आपकी आंखों को, आपकी मेद को, सबको बेहतर रखेगी। क्योंकि अब तो मुर्गी भी और एडल्ट्रेटेड है, तमाम मसाले भी एडल्ट्रेटेड है, हमारा हर इंग्रेडिएंट जो भी हम अपने खानों में डालते हैं वो सब एडल्ट्रेटेड है। Likewise, peaches, apples, grapes और अनार और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इस पे स्टडीज हैं कि 40% इंक्रीज हुआ है जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर से जो सेंसिटिव है कैंसर, वो ब्रेस्ट कैंसर, वो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आया है इन लोगों का, और इससे उनकी जो है रिस्क फैक्टर जो है कम हुआ है। जी लाइकवाइज जैसे मैडम ने बताया कि ट्रीटमेंट जो है कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, सर्जरी है, इस तरीके से हार्मोनल थेरेपी भी होती है। बहुत सारे कैंसर जो है वो हार्मोनल टैबलेट्स या हार्मोनल इंजेक्शंस के रिएक्ट करते हैं, तो उससे ये होता है। लाइकवाइज जैसे मैडम ने बताया कि अर्ली हमारी जल्दी हो रही है, बच्चियों को 10-11 साल की उम्र में हो रही है, 9 साल की उम्र में हो रही है, और मेरे पास लेट हो रहा है अगर, तो उसकी वजह से यकीनन जितना लंबा ये पीरियड ड्यूरेशन चलेगा हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे और उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइकवाइज ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स करवाती हैं, खास तौर पे फुल लॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, ये नहीं कि 2 महीने पिलाया दूध और हमने ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी। कुरान में तो 2 साल तक का जिक्र है और नॉर्मली भी हम 2 साल तक होते हैं, लेकिन कम से कम भी आप लोग 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, तो उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइकवाइज मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, दीज ऑल आर गुड साइंस के योर चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर विल बी डिक्रीज। हमारी शहरी औरतों का मसला ये है कि हमारी शहरी औरतें जो काम भी करती हैं तो उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाना थोड़ा सा मसला होता है,
और यही खवातीन ब्रेस्ट जो है पीढ़ी कराने में लोग आसानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी शहरी खवातीन में उस तरह के कैंसर केसेस ज़्यादा देखने में आता है। उधर दूसरे किस्म का मसला है, उधर ये मसला है कि उधर शर्म है, लिहाज है, वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स अपने हस्बैंड को नहीं बताती है, अपने बच्चों को नहीं बताती है। एक और केस मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खातून मेरे पास आई, उनके 4 बेटे थे, उनकी कोई बेटी भी थी और वो उनका कैंसर, मतलब वो आई थी तो उनको खुद नहीं पता था कि कैंसर है, क्योंकि वो इतना स्वेलिंग भी थी, ऊपर से स्टार्ट भी था, ऊपर रिफ्रैक्टिव भी था, ये सब चीज़ें थी, स्किन भी टिंटिंग हुई भी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको 6 महीने हो गए, आप लेट क्यों आई हैं? तो उन्होंने कहा मैं किसको बताती, मेरे बच्चे लड़के हैं ना, वो मैं को कैसे बताती? वाई तो एक्चुअली इट्स अ ह्यूमन ऑर्गन, इट्स अ ह्यूमन बॉडी, और इसमें वी शुड नॉट बी अशेम्ड, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ शेयरिंग दीस थिंग्स। बीमारी तो किसी को कहीं की कोई भी हो सकती है, तो हमें अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से शर्माना नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा मसला हो रहा है, गिल्टी महसूस हो रही है। यूट्यूब पे जाए, उधर पूरी डिटेल मौजूद होती है, किस तरीके से एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन मैडम ने बता दी थी अपनी स्लाइड में। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे जाके जैसे जैसे वो कर रहे हैं आप भी वैसे वैसे करें और अपने आप को चेक करें। ये आपको आप घरों बैठ के कर सकते हैं ये चीज़ को। बाकी जो है नेचुरल डाइट जितनी रखेंगे वो उतना अच्छा है। रिस्क फैक्टर्स में बहुत सारी चीज़ें, रेसिस जैसे कॉकेशियंस को अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है, अफ्रीकन में कम होता है उनके मुकाबले में, जब होता है तो बहुत सीवियर लेवल का होता है। और इस तरीके से एज हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो है स्ट्रेसर, जैसे मैंने ने कॉर्टिसोल की हमारे से बात की, कॉर्टिसोल हमारे सेक्स हार्मोन से बहुत, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन ये सब रिलेटेड है, सब स्टेरॉइड ही है। तो इन सब का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता ही है। तो वी आर सपोज टू बी स्ट्रेस फ्री। जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट हेल्प दैट आउट। इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उसको फेस करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। बाकी कैंसर के हवाले से जो बेस लाइन चीज़ें सब नहीं बताती है, बस एक दो चीज़ें मेंशन करके फिर मैं इजाज़त दूँगा। और वो ये है कि कैंसर की टाइप्स, स्टेजिंग बहुत सारी होती है कि पहले आपको, क्योंकि ये लंग्स में भी जा सकता है, ये ब्रेन में भी जा सकता है, ये बोन में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है। तो आपकी स्क्रीनिंग होती है जब आपका कैंसर डायग्नोज होता है, आपका चेस्ट CT होगा, आपका बोन स्कैन भी होगा, आपका हमारा ब्रेन भी होगा, तो ये सब चीज़ें आपकी होंगी। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें फिर जो है पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ तक कैंसर फैला हुआ है। अगर वो मेटास्टेटिक है, स्टेज 3 या 4 का है, तो उसके चांसेस ऑफ रिकवरी कम होते हैं, 4 में रिकवरी होती भी नहीं है। और ये हर जगह हर वक्त सर्जरी पॉसिबल भी नहीं होती, कीमोथेरेपी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत बलून से खाते रखनी होती है। हर एक का ट्रीटमेंट रेजिमेंट अलग अलग होता है। किसी को कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले दी जाएगी, किसी की सर्जरी की जाएगी, सिर्फ किसी की सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी भी की जाएगी, किसी को हार्मोनल थेरेपी पहले दी जाएगी। ये सब अलग अलग जो ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन डिसाइड करते हैं कि कैसे किस पेशेंट को हाल है। और लेट एक्सेस टू द डॉक्टर के पास एज सून एज पॉसिबल अगर आप चले जाएंगे और आपके लैब टेस्ट हो जाएंगे, जैसे कि बहुत अच्छा आइडिया मैडम ने दिया कि अक्टूबर में अक्सर जगहों पे स्टॉपेड रेट पे स्क्रीनिंग भी हो रही होती है, अल्ट्रासाउंड भी हो रही होती है, तो वी शुड ऑल बी गेटिंग इट डन। और खासतौर पे हम अगर अपनी परवाह नहीं करते तो अपनी माओ की परवाह हम सभी करते हैं। तो अपनी माओ की अगर हम सब स्क्रीनिंग करवा लें तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। उसके अलावा आखिरी बात करके कि सिर्फ फीमेल नहीं, मेल्स में भी ये हो सकता है। तो इफ ब्रेस्ट टिश्यू इज डिटेक्टेड रुडिमेंट्री इन मेल्स, तो अगर मेल्स को भी कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो उनको भी अपना मुआयना कराना चाहिए। और सबसे पहले आपका लिम्फ नोड जो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है वो एक्सिला का होता है, बगल का होता है। तो बगल में भी कोई गिल्टी महसूस हो रही है, भले ब्रेस्ट में आपको महसूस ना हो रही हो, तो उसकी बायोप्सी करवाएं, अपने सर्जन से रुजू करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ही एक्सिलरी लिम्फ नोड होती है जहां आपका कैंसर फैला हुआ होता है। उम्मीद है कि जो बातें आज कही गई हैं डॉक्टर उमैमा ने और डॉक्टर फराह ने और जो मैंने वो आप सबके लिए कारआमद साबित होगी। और इंशाल्लाह हम लोग अल्लाह ताला हम सबको बीमारी से बचाएं और अपने घर वालों की बेहतर तरीके से देखभाल कर पाएं।